आदाब वसतुल्लाह खान और शाहज़ेब जिलानी। आज जुमा है, आपका कॉलिंग इन होगा। नंबर मैं दोहराए देता हूँ। नंबर पिछले हफ्ते आर्जी तौर पे शिफ्टिंग के दौरान हमें बदले थे, लेकिन आज से वही पुराने नंबर हैं जो आपको याद हैं। मैं भी दोहराए देता हूँ, स्क्रीन पे भी चलते रहेंगे। 021 तो कराची का कोड है, उसके बाद है 3233 0927 28 और 29। पहले कॉलर हैं नॉर्वे से आसिम हमीद साहब। जी आसिम भाई। जी वसत साहब, शाहज़ेब साहब, हयातियाती दुनिया में हम अगर देखें तो पैरासाइट्स की किस्में होती हैं और ऐसे पैरासाइट होते हैं जो अपने होस्ट तक पहुंचने के लिए इंटरमीडियरी पैरासाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये एक दफ़ा पहुंच जाएं तो अपने होस्ट में तवील मुद्दती तर्ज अमल की तब्दीलियां लाते हैं और फिर यहाँ तक के उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को भी असरअंदाज करते हैं। तो मेज़बान को या होस्ट को लगने लगता है कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। फिर पैरासाइट जो है तो वो यहाँ तक कि और पैरासाइट्स के खिलाफ इस होस्ट की हिफाजत भी करता है, सिर्फ इसलिए कि वो इसका शिकार खुद ही कर सके, ना इसे मारे और ना ही जिंदा रहने दे। फिर ऐसे भी हम पैरासाइट्स देखते हैं जो कि खुद तो इतनी ताकत नहीं रखते, लेकिन दूसरे ताकतवर पैरासाइट्स के ऊपर पिगी बैक करके होस्ट से फायदा लेते हैं। पाकिस्तान में अगर स्टेटस को देखा जाए तो बहुत से लोग, हम अक्सर बात करते हैं कि इसके बेनिफिशियरीज या फायदा उठाने वाले कौन से हैं। तो यहाँ पे बहुत मैं एहतराम के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक वाज़ेह फायदा या बेनिफिशियरी तो न्यूज़ मीडिया और सहाफ़ियों को हो रहा है आजकल, और इसके लिए मैं चंद दलाइल पेश करूँगा। पहली बात यह है कि अगर हम देखते हैं तो जर्नलिज्म इज स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। सही है जी। आजकल हम देखते हैं कि सहाफ़ी और मीडिया के मालिकान इसी पावर में अपने लिए पीस ऑफ पाई तलाश कर रहे हैं। आप अगर इनको देखें तो मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों में इस्लामाबाद में इनके साथ दावतें कर रहे होंगे, इनकी शादी की तकरीबात में शिरकत कर रहे होंगे, आप मुख्तलिफ ट्रिप्स पे, इज्तिमाआत में इनको मदऊ होते हुए देखते नजर आते हैं। फिर इसी वजह से इनको चेयरमैन भी लगाया जाता है, ये वज़रा भी बनते हैं, तर्जुमान बनते हैं यहाँ के, यहाँ तक कि आजकल तो आइन के खिलाफ शिफ्टिंग करने वाले एक वज़ीर आला साहब भी मौजूद हैं। फिर अगर आप इनकी कंटेंट की बात करें तो हम हर शाम देखते हैं जो टीवी शोज पे होता है, जिस मुल्क में इस हद तक केओस और सेंसेशनलिज्म हो तो सहाफत का काम है कि वहां पे ऑब्जेक्टिविटी की लेंस लेके, बजाय इसके हम क्या देखते हैं, रोजाना आए दिन शोज के ऊपर आग के ऊपर तेल छिड़काया जा रहा है। और ये एक ऑब्जेक्टिविटी जब आप लाते हैं तो आप एक सेफ डिस्टेंस रखते हैं ताकि आप ऑब्जेक्टिव हो पाए। आप पार्टी नहीं बनते। यहाँ पे हर कोई पार्टी बन चुका है आज, हर कोई पार्टी बन चुका है इस पूरी चीज में। यहाँ तक, अच्छा मुझे तो ये नहीं समझ आती कि एडिटर कौन रह गया है, कमेंटेटर कौन है, एनालिस्ट कौन है और एंकर कौन है, मीडिया पर्सन कौन है। हर कोई सीनियर सहाफी है, सीनियर तजिया निगार है। अच्छा, यूट्यूबरों से इनकी जान जाती है, लेकिन यूट्यूब पे भी हर रात को अपनी दहाड़ लगाने के लिए बैठ जाते हैं। और आखिरी दलील मैं ये देना चाहूंगा कि हम कल रात को यूएस में, ये जो अमेरिका की पार्लियामेंट पे, वो कैपिटल हिल पे हुआ था, वहां पे वो जो ओथ बॉयज हैं या वो जो ओथ वाले हैं, उनके एक साहब को वहां पे भी सजा हुई। फिर हम देखते हैं पेरू में क्या हो रहा है, वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस। फिर हम देखते हैं फ्रांस में वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस। तो ये तो सहाफियों का काम था कि ये कहें कि यार ये तो और मुल्कों में भी होता है। ऐसे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी खास बात है कि यहाँ पे अगर हो तो आर्मी एक्ट लगेगा, यहाँ पे अगर हो तो आप, और आपसे इसी पे एक रहनुमाई जानना चाहूंगा कि अगर हमें कोई दुनिया में सीरियसली लेगा तो ये जो बाज डेफिनेशंस होती हैं, टेररिज्म, टेररिस्ट, ये हम अपनी मफाद में इस्तेमाल करेंगे, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए, तो फिर कौन लोग हमें सीरियसली लेंगे दुनिया में? ये सहाफत ठीक है, आपके बेसिक पॉइंट सारे के सारे आ गए। जी भाई, इनकी ये बात तो ठीक है कि मीडिया से जो इनको शिकायत है कि मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अक्सर हमसे ये सवाल होता है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई मीडिया वाले जो किसी जजीरे पे थोड़ी है, इसी मुल्क का हिस्सा है, इसी सिस्टम का हिस्सा है। जब हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, तो उसमें सिर्फ फ़ौज की बात थोड़ी है, उसमें जजेस भी होते हैं, मीडिया वाले भी अपना किरदार अदा करते हैं, मालिकान है, एक कारोबार है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं।
कुछ, लेकिन सारे बराबर भी नहीं है, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कुछ इदारे हैं जो निस्बतन बेहतर हैं, कुछ सहाफ़ी हैं जो निस्बतन बेहतर हैं। तो उसको एक झाड़ू से ना सबको वो नहीं करना चाहिए। एक झाड़ू से बिल्कुल आसिम साहब ने सही उसकी सफाई की है। बस एक थोड़ी सी वजाहत ये करनी है कि हम जो सहाफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। बहुत सारे सहाफ़ी हैं वो करते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, अपनी जान लगाते हैं, रिस्क पे लेते हैं ख़ुद को। लेकिन पहले ये होता था कि एडिटर भी उनका साथ देता था और मालिक भी कहता था कि ठीक है, अगर ये सच है और आपके पास सारे प्रूफ हैं तो आप छाप दें। आज होता ये है कि मैं जो प्रूफ्स के साथ स्टोरी लाता हूँ वो एडिटर की डेस्क पे रुक जाती है, या एडिटर की डेस्क से अगर क्लियर हो जाए तो फिर मालिक कहता है यार छोड़ो यार, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो, पहले ही इतनी मुसीबत आई हुई है। तो ये फ़र्क है। इसलिए आपको लगता है कि सारे बिक गए हैं। हो सकता है उनमें से फैसला साज बिक गए हों, लेकिन रिपोर्टर जो है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि पूरा ये काम बंद हो गया है इन्वेस्टिगेशन का या रिपोर्टिंग का, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आगे बंद बांध दिया गया है। अब वो जो सहाफ़ी जो तनख्वाहदार है, ये उसकी औकात से बाहर है कि वो उस बंद को तोड़ सके। बस इतनी सी मुझे अर्ज़ करनी थी। बाकी जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो दुरुस्त हैं। एक चीज़ मैं और वसफ़ साहब ऐड करूँगा कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ सहाफ़ी कितना रिस्क लेकर अपना काम करते हैं। और ये जो हमारे एक साहब को भी उन्होंने उठाया हुआ है, चाहे आप उन्हें सहाफ़ी माने या ना माने, रियाज साहब, वो 11 मई से उनके बारे में पुलिस ने कहा है कि किसी थाने में कुछ नहीं है। ISI ने जवाब दे दिया, MI ने जवाब दे दिया, अदालतों में उसकी फैमिली चक्कर लगा रही है। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है, चले मुतनाज़ा है, पाकिस्तान का शहरी तो है ना, आपको उसे किसी कानून के तहत आपने लाना है ना, तो वो है समी इब्राहिम का नाम आ रहा है। मतलब काफ़ी तशवीशनाक खबरें हैं। तो जब ये होगा तो हमने देखा है कि फिर सहाफ़ी सेल्फ सेंसरशिप में जाते हैं। वो कहते हैं जी जान अजीज़ है, हमें कोई उठा के ले जाए, गायब कर दे, पता ही ना चले, ना कोई सवाल उठाए, तो उससे बेहतर है कि हम। आप कभी आइए नॉर्वे से, आसिम साहब तशरीफ़ लाइए, यहाँ ख़ुद हालात का जायज़ा लें। बाज़ औक़ात जोग्राफियाई फासले भी जो हैं वो परसेप्शन को चेंज कर देते हैं। दीबा नाज हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, मुझे सुनाई भी नहीं। जी आपकी आवाज़ बेहतर आ रही है, आप बोलिए। जनाब, आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा आई हूँ, दीबा नाज आगा। मुझे ये बताना था कि अभी ये आ रहे हैं हमारे पास जो तिलात आ रही हैं, उसके मुताबिक एक दो अहम मोटी मोटी बातें। एक तो ये कि जो के इलेक्ट्रिक है उसने 20 साल के लिए अपने लाइसेंस को रिन्यू करने की दरख्वास्त दी है, या जो भी व्हाटएवर जो भी चीज़ है, कि 20 साल तक कराची के ऊपर वो बराजो बन रहेगी। तो भाई देखिए, हम लोग के इलेक्ट्रिक को बिजली भर भर के, बिल दे दे के, पैसे दे दे के अपनी जेबें काट। अच्छा, आप ये चाह रही हैं कि वो दरखास्त ना दें? जी बिल्कुल नहीं, और गवर्नमेंट को भी अप्रूव करने की जरूरत है। बड़े लोगों से पैसे काटे, लेकिन बात सुने, वो चूंकि ओपन मार्केट है, पूरा बिजली को बिल दे दे के, पैसे दे दे के मर गया। बिल्कुल सारे लोग मरे पड़े हैं, सब लोगों का हाल बहुत बुरा है। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम है, एक फ्लैट के ऊपर दूसरा फ्लैट। और हाँ दीबा साहिबा, ये पूरे कराची के हर शहरी का ये नौहा है, ये सिर्फ आपका नहीं है, हम सब रो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इसका कहे कि वो दरखास्त ही ना दें, जाहिर है कि ओपन मार्केट है, खुली मंडी है, दरखास्त तो वो देंगे। हाँ, अगर सिविल सोसाइटी में इतना तप्पड़ है कि वो उनके खिलाफ जो है वो खड़े होके हुकूमत को मजबूर कर सके कि भाई इनसे जान छुड़ा दो, या दूसरे जो पार्टियां हैं उन्हें भी मौका दो, या ओपन रखो सारी चीज़ों को, तो वो एक अलग बात है। मेरे तेरे कहने से शायद नहीं रुकेगा, लेकिन जाहिर है कि दरख्वास्त तो सभी देते हैं। तो दीबा, आपका 2 पॉइंट्स थे, एक तो महंगी बिजली की आपने बात की, दूसरा पॉइंट क्या है? चलिए, अच्छा ओके। मुझे बहुत खुशी होती है जब ख़वातीन कॉल करती हैं हमारे प्रोग्राम में। तो आई वाज होपिंग कि वो कुछ और भी बात करेंगे, लेकिन चलें ठीक है, आप दोबारा भी कॉल कीजिएगा। तो के इलेक्ट्रिक था। हाँ, के इलेक्ट्रिक था, तो ठीक है। हमारे पास हमारे अगले कॉलर हैं कामरान अली साहब नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाई इनकम भी गई और निकाले भी गए और फंस गए ऐसे कि हम जेल में डाले भी गए, और मुंह मोड़ के वो हौसले वाले भी गए
अपनी इज्जत भी गई, चाहने वाले भी गए। जो लोग करप्शन से परेशान हैं, मौरूसियत से परेशान हैं और हॉर्स ट्रेडिंग से परेशान हैं और जो है पाकिस्तान के अंदर मुक्तदर हलकों के प्रेशर से परेशान हैं और वो पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, जमहूरी देखना चाहते हैं, तो वो जमात इस्लामी को इलेक्शन के अंदर सपोर्ट करें और भरपूर सपोर्ट करें। और दूसरा, ये जो बिजली का मसला अदीबा साहिबा ने उठाया आपके सामने, तो इस हवाले से भी मैं एक चीज़ गुजारिश करना चाहूँगा नेपरा की खिदमत में, वो ये है कि जो बिजली के बिल गुज़िश्ता साल बारिशों के दौरान उन्होंने ख़त्म किए थे सनती सार्फिन के लिए या कमर्शियल सार्फिन के लिए, वो इस मंथ दोबारा लग कर के आए हैं बिजली के बिलों में। तो वो अगर उन्होंने ख़त्म किए थे तो उनको मिन्हा किया जाए। शुक्रिया। ठीक है कामरान भाई, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने निशानदेही कर दी। हमारे अगले कॉलर हैं, कौन है भाई? कराची से नवीदुल हक जी। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए सर। एक गालिब एक शेर मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान के हालात के ऊपर। बाजी चाहे अतफाल दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। जी सर, इस टाइम हमारे सामने सिर्फ तमाशे ही तमाशे हो रहे हैं जी। जिस सू देखो सी एक नया तमाशा खड़ा हुआ हो। अब ये 9 मई का सानिया हुआ, सानिया ही बोलूंगा मैं। इसमें खान इमरान जो साहब बोल रहे हैं, उनकी बात ना सर है ना उसका पैर है। सर वो लीडर है, उन्होंने बोला था एज प्राइम मिनिस्टर कि मैं सब चीजों को ओन करता हूँ, अच्छा होगा तो मैं, बुरा होगा तो मैं। अब इतना बुरा हो गया तो वो उसको ओन करने से ला ताल्लुक कर दिया उन्होंने कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, अपने कारकुनों को पहचानने से इनकार कर दिया। तो सर ऐसे शख्स को हम अपने मुल्क के अंदर एक लीडर के तौर पे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये तो कहीं भी हमें धोखा दे देगा। जो अपने चंद 100 कारकुनों को नहीं बचा सकता, वो इस 22, 23, 24, 25 करोड़ की आवाम को क्या बचाएगा? कल अमेरिका आ जाए, अगर ये होंगे, देखे सर आएगा तो अमेरिका ही, उनका ही डंडा होगा तो ये सबको इनको मानना पड़ेगा। वो कुछ कह देगा, बोलो मैं तो मजबूर था। इसी मजबूरी है तो भाई तू अपने घर के अंदर रहना यार, हमारी तो जान छोड़। रोजाना का ड्रामा ला रखा है इसने सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू। आपकी राय आ गई। हाँ। तो ये है सिलसिला। देखिए मतलब वही कि इन्होंने तो तमाशे का लफ्ज़ किया, इस्तेमाल किया। यार मुझे आज एक चीज़ का दुख है, ये शायद इस मुल्क में पहली बार नहीं हुई कि वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल उन्होंने वायलेट किया है, वो ये है कि जो पेशेंट होता है उसकी रिपोर्ट दुनिया में हर जगह कॉन्फिडेंशियल होती है और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर आप उसे शाया नहीं कर सकते। आज ये कार्डिनल प्रिंसिपल भी इस मुल्क में टूट गया है और इसमें जो है नैब, वजारत सेहत और पिम्स के डॉक्टर जो हैं वो सारे के सारे हैं। ये बेहतर है, ठीक है कि ये कानूनी तौर पे ये चैलेंज कर रहे हैं पीटीआई वाले कि ये क्या हुआ है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर लो लेवल पे सूरत हाल आ चुकी है। जी जी। वैसे मैंने ये नोट किया है, हम अक्सर जब भी ये बातें कर रहे होते हैं तो हम हमेशा फॉलोअप जुमला ये होता है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ और हम चले जाते हैं हिस्ट्री में। छोटा सा मैं रेफरेंस दूंगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब जरदारी साहब को जेल से रिहा किया गया, उनको, वो न्यूयॉर्क में रह रहे थे, उस ज़माने में मुझे याद है कि यहाँ पे रिपोर्ट्स चली अबाउट हिज मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग। उसके बाद भी नवाज शरीफ जब बाहर जा रहे थे तो उनकी प्लेलिस्ट्स ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, ये रिपोर्टें भी मीडिया में डिस्कस हो रही थी और वो हो रहा था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो तिब्बी रिपोर्ट्स हैं वो आपका वो तो पेशेंट का राइट है, लेकिन हमारे हमने ये देखा है कि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनके मामलात आ जाते हैं, डिस्कस होते हैं, लीक होते हैं, पॉलिटिकल पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन जितनी डिटेल में जाके ये पटेल साहब ने आज किया है, इट वाज बैड टेस्ट और बहुत ही लो, क्योंकि वो कोई मानेगा ही ना उसको, सरकार है ना, सरकार कह रही है लो चलेगा, उसकी हालांकि ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास अगले कॉलर हैं
जी, मिशिगन से जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दूर से कॉल आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाइस टू टॉक टू यू। जी, जावेद साहब, जावेद साहब आपका पूरा नाम क्या है? जावेद सूरती नाम है मेरा। अच्छा जी, सेकंड टाइम कॉल है जी। और नाइस टू टॉक टू यू, और मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी कुछ बातें सुने। जी सर, सुनने ही बैठे हैं। जी सर, तो ये एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ जब मस्जिद होती है या कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं, तो हमें जूस यानी कि यहूदी आके हमें तरीका बताते हैं कि ये इस तरीके से करना है। तो वो आपको एक काइंड ऑफ सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने आप को बचा रहे होते हैं कि कुछ शरारती लोग होते हैं जो कि कल को उनको भी हार्ड टाइम दे सकते हैं। तो वो बेसिकली उनको पता है कि जो आज किसी पे टाइम है वो कल किसी और पे आ सकता है। तो यही टाइम किसी जमाने में MQM पे था, मुस्लिम लीग पे था, अब PTI पे है। इमरान खान अपने बच्चों को कभी पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे, लेकिन इन लोगों को अपने बच्चों को लाना है तो कभी उनके साथ भी ये चीजें हो सकती है। दूसरा ये है कि कुछ एनालिसिस ये है कि मान मेरा एहसान और नादान करके उनको पॉलिटिक्स में लाया गया था। फिर फरवरी 22 में वो सारी फेवर्स ये करके रिटर्न कर दी गई कि मेरी नजर की धूप न पड़ती तो रूप तेरा होता बेकार। और उन्होंने जो जितनी फेवर दी थी वो 9 मई को सुसाइड करके सारी उनको रिटर्न कर दी। तो अब ये कोई ये ना कहे कि PTI के साथ फेवर की गई थी, क्योंकि वो फेवर्स रिटर्न कर दी गई है। और जो एक हमारे एक एनालिसिस आया था कि मुरझाए हुए फूलों की कसम, मैं पॉलिटिक्स में फिर ना आऊंगा, ये हमारे एक इदारे ने कहा था। तो अभी तो बुनियादी तौर पे आपका कंक्लूजन क्या है ये बता दें। जी, कंक्लूजन ये है कि अगर ये लोग साथ नहीं बैठेंगे तो इनके साथ यही होता रहेगा। तो ये पॉलिटिशियन अपने एक्सक्यूजेस और इन चीजों को साइड पे नहीं करेंगे, तो यही होता रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ये आपने बहुत ही पते की बात की है। और कल भी हम सभी मजहर अब्बास के साथ यही बात कर रहे थे। आपकी कॉलों का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक ले लेते हैं। हफ्तावार कॉलों का सिलसिला जारी है। हम आपकी राय ले रहे हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। हमारे पास अभी तक प्रोग्राम में जो कॉल्स आई हैं नॉर्वे से लेकर नवाबशाह और कराची से लेकर मिशिगन तक। हमारे पास जो अगली कॉल आ रही है वो है लाहौर से। आबिद खान साहब हमारे साथ हैं। असद खान जी, असद खान साहब, सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ क्योंकि वाकई जरा हट के है आज के दौर में। और इस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि मैं बात भी जरा हट के करना चाहूँगा जी। आजकल जो फिजा 9 मई से बनी है, किसी भी पाकिस्तानी को इस पे पूरा दुख है, तकलीफ है। जो हालात हुए नहीं होने चाहिए। इस हवाले से मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि 75 साल से हमने जो बीज बोए वो तना और दरख्त बन के आज इनके थमरात, फल और साया हम तक पहुंच रहा है। बिला तफरीक तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, निजाम फौजदारी अदल, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, पिलर्स ऑफ स्टेट, जो लोग इस तमाम निजाम से फायदा उठाते थे आज उसका खुद शिकार हो गए। तो आपकी राय चाहिए। हमें तो आज पता चल रहा है कि जी माओ बहनों को भी उठाया जा रहा है, खवातीन पे भी हाथ। मैं आम शहरी के साथ रोज मेरे कानून नाफिज करने वाले इदारे ये करते हैं। मेरा किसी केस में नाम हो ना हो, शक में भी हो, महीना महीना मेरा पता ही नहीं चलता मैं कहाँ गया। माँ उठा ली, बहन उठा ली, भाई उठा लिया। तो क्या हमें आज ये पता चल रहा है कि ये कुछ हो रहा है? तो मेरा ख्याल है कि आज भी ये इट्स हाई टाइम कि हम इल्जाम तराशी और ये सारे सिलसिले पॉइंट्स को नहीं छोड़ के अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखें। ये नहीं
ग्रोही निज़ाम, मैं सियासी जमात नहीं कह रहा, मैं इंटेंशनली ग्रोही निज़ाम कह रहा हूँ। एक ग्रोह आया तो पूरा निज़ाम फौजदारी अदल के तमाम सेगमेंट्स में मेरे लोग आ गए। दूसरा आया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपकी बिल्कुल राय आ गई। आपने कह दिया कि एक इज्तिमाई फेलियर है और ये पकड़ धकड़ में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। हमारे इदारों ने ख़ुद को एक्सपोज किया है। हमें एक ब्रेक लेना है, फिर वापस आते हैं, मज़ीद कॉल्स लेते हैं। वेलकम बैक। कराची से हैं फैज़ लाशारी साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वसतुल्लाह खान साहब का प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देखता हूं और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पाकिस्तान में इस लेवल का प्रोग्राम कहीं भी नहीं देखा सर। मैं बचपन से आपके प्रोग्राम BBC पे सुनता रहा हूं अपने दादा के साथ। अभी मैं बैठा हुआ था तो मैंने देखा तो मेरे दिल ने कहा कि मैं आपसे बात कर लूं। जी जी सर, वो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम रूनुमा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाकया 9 मई को हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन अगर उसके ऊपर एक अच्छे लेवल पे शफाफ इंक्वायरी हो जाए तो सबको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है क्या नहीं। हम अब मेरे दादा जो थे ना वो कहते थे कि ज़ियाउल हक साहब जब शहीद हुए तो उसके अकाउंट में 1700 अकाउंट थे। मेरे वाले साहब को भी कुरान हदीस की सतह पर उस पर यकीन था। लेकिन हम एक डिफरेंट जनरेशन है सर। हम मीडिया देख रहे हैं, हम आप जैसे इंडिपेंडेंट बहादुर साथियों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हक सच की आवाज़ को दबा दिया गया। एक हम ह्यूमन साइकोलॉजी की देखें सर, एक आदमी की हुकूमत खत्म की जाती है, वो प्रोटेस्ट करता है, वो असम्बलियां डिसॉल्व करता है, वो जो करने की कोशिश करता है पॉलिटिकली जमहूरी तरीके से, उसको दबा दिया जाता है। हम ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं कि जब हम किसी चीज को ज्यादा सप्रेस करते हैं तो उसका एक काउंटर रिएक्शन आता है। अब जब आया तो उसको कुछ लोगों ने अपने मफाद के लिए यूज किया। हमने माजी में भी झूठी हिस्ट्री पढ़ाई, हमने टेक्स्ट बुक्स में झूठी हिस्ट्री पढ़ाई गई। मैं तो समझता हूँ मैं थोड़ा सा बदकिस्मत हूँ कि मैं असास भी हूँ और बहुत पढ़ता भी हूँ, मेरे घर में लाइब्रेरी भी है। जब मैं चीजें देखता हूँ तो मैं कहता हूँ हमें तो पढ़ाया झूठ गया है। अब सर सवाल ये है कि हमें क्या हो रहा है। हम नौजवान बहुत ज्यादा मायूस हैं। मेरा ताल्लुक बेसिकली सरदारों इलाकों से है। हमने सरदारों के जुल्म देखे हैं। इस वोट की ताकत से हमने एक आम सी खतून जरताज गुल को उठा के एक अवैस लगारी से जितवा दिया। आप यकीन माने मेरा हल्का उसका नहीं है अवैस लगारी या जरताज गुल वाला, उनके साथ कुछ सरदारों में हल्का है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि 75 साल हो गए मुल्क ने एटम बम बना लिया। मेरे गाँव में, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे गाँव में आज लड़कियों का स्कूल नहीं है। 6 दफा सरदारों के पास गया हूँ कि यार मेरे इलाके को लड़कियों का स्कूल दो। क्यों? आप क्या डेरा गाजी खान से हैं? जी, मेरा ताल्लुक सर बेसिकली डीजी खान से है। हम इस जमहूरी निजाम से ना उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम ताकतवर होंगे। हमने सरदारों को वो डंडे के जोर पे कमजोर नहीं किया। हमने सर थोड़ी सी आवाज कम की, हमने वोट की ताकत से सरदारों से कुछ हकूक लिए हैं। वो जुल्म, वो ज्यादतियां जो मैंने देखी हैं या हमने देखी हैं सरदारी निजाम के अंदर, वो आप लोग जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठे हुए आपने नहीं देखी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मुल्क में रहा हूँ, सिंगापुर में भी रहा हूँ। अब आके पढ़ लिखने के बाद मेरा बचपन बड़ा मुश्किल इसमें गुजरा है। आज 75 साल गुजर गए हैं, एटम बम बन गया है, मेरे इलाके में लड़कियों का स्कूल नहीं है। क्यों नहीं है? हम जमहूरी तरीके से अपने हकूक ले रहे थे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे अंदर एक उम्मीद थी कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हम वोट की ताकत से अपनी पसंद नापसंद पे फैसला करेंगे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हो सकता है कि मेरे साथ जो भी हो जाए, एक ऐसा काम कर दिया कि हम मायूस हो गए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो 9 मई का वाकया है ये काबिल मुजम्मत है, लेकिन ये जलाओ घिराओ हमने मैं कराची में पढ़ा हूँ, अपनी आंखों से सामने देखा है। यहाँ क्या कुछ नहीं होता रहा। क्या हम सिविलियन जो है हम मुकद्दम नहीं है? हमारी जो चीजें जल रही हैं उनका कोई एहतराम नहीं है? हम नौजवानों का जो है ना, जो एक सोच थी कि हम वोट की ताकत से पॉलिटिकल मायूसी जाहिर है आपने एक पूरी समेट दी कि किस कदर जो है इसकी वजह से अननेचुरल अंदाज में आप अगर बुरी चीज़ को भी हटाने की कोशिश करेंगे तो वो उसके अपने रिपरकशंस होंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए। मुझे ये खुशी हुई कि आज थोड़ी उस तरफ की राय भी आई। हाँ, शरीफ मलिक साहब हैं खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल में जो मैंने शेर सुनाना था आधा तो मेरे दोस्त ने सुना दिया और मैं उन्हीं की बात को कंटिन्यू करूंगा। शेर मैं मुकम्मल सुनाता हूँ कि आम फैजाने गम नहीं होता, हर नफस मोहतरम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ठीक। मेरी अपने इदारों से गुजारिश है कि अपना आपको काबिल एहतराम बनाएं। हमें डंडे के जोर पे या अदालत के जोर पे, तौहीन अदालत के जोर पे
एहतराम करने पे मजबूर ना करें। हमने 75 साल, आपने बताया था ना कि एहतसाब का अमल जो है अयूब खान ने शुरू किया था। पहला एहतसाब जो है, पहला सुमोटो नोटिस जो है वो अयूब खान ने लिया था। आप जिसको लेके आए हैं, या यहाँ पे जो लोग आते रहे हैं, या आप खुद आए हैं, या इम्पोर्टेड लेके आए हैं, या सिलेक्टेड लेके आए हैं, भुट्टो से शुरू हो जाएं। भुट्टो, उसके बाद इल्ताफ हुसैन, उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद शौकत अजीज, उसके बाद मोइन कुरैशी, उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद इमरान खान। इस दफा इदारों से जो सिलेक्शन है ना वो गलत हो गई है। ये तोता जो है ना, थे सारे तोते जो लेके आए हैं, लेकिन ये तोता जरा जल्दी बोलने लग गया है। जो कुछ इदारों के साथ हो रहा है ना सर, जो लोग कर रहे हैं ना वो सारे इन्हीं के बेनिफिशरी हैं, इन्हीं इदारों के। कुछ अदालत के बेनिफिशरी हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी हैं। एक ग्रुप जो है वो गालियां दे रहा है फौज को, दूसरा ग्रुप जो है वो गालियां दे रहा है अदालत को, लेकिन बेनिफिट तो सब इन्हीं ने लिए हैं। मरियम नवाज ने इन्हीं से बेनिफिट लिए हैं, इमरान खान ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इन्हीं से लिया है। गुजारिश ये है कि ये मुल्क है हमारा 24-25 करोड़ आवाम का, कोई मिट्टी का घरौंदा नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और ये नाम नेहाद सियासतदान मिलके ना बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। एक मिट्टी का घरौंदा बनाता है, दूसरा ठुड्डा मार के तोड़ देता है। मत करें ऐसे इसके साथ। हम जिस मजबूरियों से गुजर रहे हैं हमें पता है। हमारी अदलिया देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अदलिया में एक जज, आला अदालत का जज अदालत में बैठ के कितने दिन काम करता है? 90 दिन की इनकी छुट्टियां हैं गर्मियों की, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि इनकी देखें इनकी छुट्टियां जो है अर्न लीव देखें, कैजुअल लीव देखें। उसके बाद 14 अगस्त, 23 मार्च, आज वकीलों की हड़ताल है, आज ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल है। मेरे हिसाब से तो 165 दिन भी ये अदालत में बैठ के काम नहीं करते। हम दुनिया में देखें 140 ममालिक में से हम 129 नंबर पे हैं, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर किसी को फिक्र लगी हुई है तो या मरियम नवाज की लगी हुई है, या इमरान खान की लगी हुई है, या बिलावल की लगी हुई है। बात यह है कि इनकी नस्लें जो है हम पे हुक्मरानी कर रही है। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, ना इमरान खान से। जो किया इमरान खान ने गलत किया, इदारों के साथ जो किया गया है बहुत गलत किया गया। लेकिन ये भी तो सोचें कि ये क्यों किया गया है, नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची है। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बिल्कुल ठीक है, आपकी काफी मुफस्सिल राय आ गई और ये बात किसी हद तक सही भी है कि हम उलझ जाते हैं इस पार्टी और उस लीडर में, लेकिन जो खेल तमाशा चल रहा है पीछे कौन है, उसके क्या मकसद है, उस पर लेकिन वो चस्का इसी में है कि शाहजेब जिलानी की सोच रहे हैं। क्योंकि उधर बात नहीं हो सकती, इधर तो बात हो सकती है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर आपकी कुछ और कॉल्स शामिल करते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं अली मोहम्मद कराची से। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले 2 वीक से हम जो देख रहे हैं कि जो वाकया हुआ अफसोसनाक 9 मई वाला, इस पर बड़ी बहस हुई कॉलर्स ने, सहाफियों ने। तो इसके साथ साथ हमें और भी दुख देखने हैं, हमारी मईशत, हमारे पॉलिटिकल हालात, ठीक है, और फिर अपनी ग्राउंड रियलिटी को देखना है कि वो क्या है। भाई जो भी कर ले, यही अवाम है, यही पॉलिटिशियन है, यही सहाफी हैं, यही वो है, ठीक है। ये आम लोग हैं जो आपके, उनको कहना भी बड़ा आसान है, ठीक है। अब एक चीज और भी है जो एक रियलिटी है, जो आपके रियासत से जुड़े इदारे, पॉलिटिकल लोग, इनमें इख्तलाफ होंगे, हीट भी होगी, और ये हर मुल्क में होता है, तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। और बदल के ये चीजें आते हैं, कभी ओपोजिशन में, कभी हुकूमत में। ये रियलिटी है, इनकी हीट भी रियलिटी है। अली मोहम्मद साहब, आपका पॉइंट क्या है? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कुछ और भी कॉल्स लेनी है। आपका पॉइंट क्या है? उन इदारों की बात आती है कि उनको अपना रोल कैसे अदा करना, क्या वो कर रहे हैं? अगर वो करें और इम्पार्शल होकर करें तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ओके, इदारों से आपकी मुराद यही है, फौज, जुडिशरी, पार्लियामेंट, राइट? हाँ, ठीक हो गया, पार्शल होके करें तो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। उमेश साहब हैं बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स से। जी हेलो सर, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल।
चीफ जस्टिस साहब ने जो किया वो सबके सामने है, बट लेकिन आई वाज वंडरिंग कि व्हाई कांट ही शो द सेम काइंड ऑफ स्पिरिटी अबाउट द पेंशनर, क्योंकि उनके लिए तो कोई सोचने के लिए कोई भी नहीं रहता। एंड दैट टॉपिक इज वेरी कंसर्न टू मी, क्योंकि मेरे फादर भी उसी पेंशनर से गुजरे थे, तो एटलीस्ट आई नो हाउ मच पेनफुल या, तो एटलीस्ट उन लोगों के लिए रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी व्हाट वी सेड, बट लेकिन पेंशनर के लिए तो कोई भी नहीं रहता ना देखने के लिए। ये बात उमेश साहब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। पेंशनर्स की मुझे हैरत है कि इस हफ्ते क्यों नहीं कॉल आई, वरना यकीन जानिए कि 2015 से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जाता जिसमें पेंशनर्स की कॉल्स ना आती हों। 2015 का मतलब ये है कि 8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले जो आला अदालतों में उन्होंने नजरसानी की अपीलें दायर की थी या जो अदालतों ने हुक्म दिए थे उन पे अमल दरामद आज तक नहीं हुआ, और इस दौरान 5 हुकूमतें आई और चली गईं। ये है फैक्चुअल सूरत हाल जो हमने आपके सामने। लेकिन जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि वो क्यों नहीं देखते, क्योंकि वो बिजी है ना। सारे ये जो पॉलिटिकल केसेस आ रहे हैं उनको वो प्रायोरिटी पे लेते हैं उन, और बाकी ये जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं खबर नहीं बनती, बशमूल ये पट्टी नहीं बनती, खबर नहीं बनती। हाँ, उसकी पट्टी नहीं बनती, खबर नहीं बनती, और रोज सियासी मामला पे सो मोटो लेके आप आ जाएं, छा जाएं। सो अनफॉर्चुनेटली आप ये पहले भी बात हो रही थी कि इदारे हमारे काम करते और ये कई लाख लोग हैं, हम यहाँ नहीं होते, लेकिन अवाम है, कचरा है। लेकिन आपका शुक्रिया, आपने बॉसम से कॉल किया, इस तरफ तवज्जो दिलाई। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं सरदार अजहर साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी जी। एक तो ये जैसे आजकल ये 9 मई का वाक़या हुआ है जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं जी, लेकिन सर आपसे ये पूछना है कि ये जो इंतहा पसंदी हमारी सोसाइटी में आई है, चाहे वो मजहबी है चाहे सियासी है, तो इसके पीछे वो रियासती बयानिया है जो मुसलसल हमें अवाम को गुमराह करने के लिए बनाया गया था, या सियासी मेच्योरिटी है जैसे अब है, और उसका शिकार जो हमारे दानिश्वर भी हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, हमारे मतलब है कि सोसाइटी के बड़े जो है ना जिनको हम दाना जो बहुत जी सब है, सब है। तो इस हवाले से जरा बताएं कि इसको सोसाइटी को नॉर्मल कैसे किया जाए कि हम एक कल्ट से निकल आए। आपने तो कितना आसान सवाल पूछ लिया है और इसका जवाब जाहिर है कि पिछले 75 साल में तो कोई नहीं दे सका। लेकिन आज दे दें आप जवाब, आज दे ही दें। इन्होंने ये पूछा ना कि ये जो सारी हमारा मसला चल रहा है, इस दलदल से कैसे निकले, इस दलदल से लाइक मौजूदा दलदल से कैसे निकले। जी जी। अच्छा ओके, नहीं मैं कोशिश करता हूँ। देखें 9 मई को जो हुआ उसके बाद आपने कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी है, ठीक है ना। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वरना जिस तरह ढील देते आए आप तो फिर वो हर चीज़ वो हो जाए, तो आप करें। लेकिन आप उसमें पागलपन का मुजाहरा ना करें कि मैं कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप, कि मैं अब एक बैल घुस गया और उसने बस तोड़ फोड़ करनी है, क्योंकि उससे नुकसान होगा। अच्छा, पीटीआई में भी अगर कोई उनके लीडरान हैं, उनके एविडेंस हैं जिन्होंने उकसाया, आप भले कार्रवाई करें, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स उसका हल नहीं है। मतलब आप सिविलियन लॉ मौजूद है, सब मौजूद है, आप उस पर कार्रवाई करें, इलेक्शन अपने वक्त पे कराएं। देखो जब इमरान खान यहाँ थे तो उन्होंने कहा रगड़ दो सबको, रगड़ दो। हाँ बिल्कुल किया उन्होंने। और अब ये आ गए, वो कह रहे हैं रगड़ दो सबको। लेकिन बुसर साहब ये चीज तो क्लियर है कि ये लड़ाई पीडीएम और इमरान खान की नहीं है, ये फौज और इमरान खान हमारा की है। पीडीएम उसमें मजे ले रही है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पहले गलत हुआ, उसको हम मुसलसल आगे नहीं बढ़ा सकते। महज़ब हुए बमुश्किल 100 साल हुए होंगे, वो भी पूरे नहीं होंगे। हम लोगों का डीएनए कबायली है, ठीक, कबायली। हाँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।